सो ग्राउंड वाटर के ओवर यूज़ के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं अभी इसमें हम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो तरह के एक्वीफर्स हैं, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड। ठीक है, तो कन्फाइंड जो होता है वो हमारा दो रॉक्स में जो है वो मतलब जो अनपरमेएबल रॉक्स हैं उसके बीच में सैंडविच होता है। तो ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, और ये मैं आपको अच्छे से और इसके बारे में डिटेल में भी बता दूंगी जब मैं आपकी ऑफलाइन क्लास लूँगी। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कि दैट व्हाट इज़ द कंसिक्वेंसेस ऑफ ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। जो भूमिगत जल है जो हमारा, उसके अधिक अति दोहन के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। अति दोहन समझते हैं बेटा? एक तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो में, इस पिक्चर में आप ध्यान से देखें, व्हाट इज़ द वन इज़ द रिचार्ज एरिया, अनदर इज़ द डिस्चार्ज एरिया। अब ध्यान से देखिए, रिचार्ज एरिया क्या है, यानी कि जहाँ पे पानी इसके अंदर जा रहा है, जहाँ पर हम इसको रिचार्ज कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा? जब आप इसको दोबारा से चार्ज कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, तो वो होगा ऐसा जगह जहाँ पर ज़मीन के अंदर जो रॉक्स हैं वो इकट्ठा हो रही हैं ना, वहाँ पानी क्या हो रहा है, वहाँ से अंदर जा रहा है। और एक होता है बेटा डिस्चार्ज एरिया। डिस्चार्ज एरिया क्या होता है कि जहाँ से पानी क्या हो रहा है, हम निकाल रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। यानी जब आपने फ़ोन को चार्जर पे लगाया तो आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भर रहे हो तो वो रिचार्ज हो रहा है, और जब आप अपना मोबाइल लेकर उसमें गाने चला रहे हो, वीडियो सुन रहे हो, या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप उसमें से एनर्जी ले रहे हो, तो वो डिस्चार्ज हो रही है। तो पानी के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, रिचार्ज कम हो रहा है, तो उसके कुछ हमें दुष्प्रभाव मिलेंगे, कंसिक्वेंसेज मिलेंगे। तो व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर? आजकल हम लोग क्या है कि अगर रेन वाटर नहीं हो रहे, आपने देखा होगा कि हमारा कंट्री जो है वो एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, तो वहाँ पर जितनी भी, जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें स्पेशली, तो बहुत सारी वीट या राइस या अदर क्रॉप्स हम ग्रो करना चाहते हैं, क्रैश क्रॉप्स ग्रो करना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो वाटर की ज़्यादा होती है, मतलब इनको नीड होती है। तो उनके लिए वो क्या करते हैं, ट्यूबवेल या अंडरग्राउंड जो हमारे समरसिबल पंप्स हैं, या उनके थ्रू वो उनको इरीगेट करते हैं, उन लैंड को पूरा भरते रहते हैं। तो उसके लिए यूज़ क्या कर रहे हैं, वो मोस्टली ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं टुडे। आपने देखा होगा कि ग्राउंड वाटर इज़ द वन ऑफ द बेसिक मतलब वाटर रिसोर्स जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर जब रिचार्ज नहीं हो रहा तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है? एक तो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि जो हमारा वाटर है वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो भूमिगत जल कम हो जाएगा, तो हमारा ऊपर का प्रेशर तो कम नहीं हो रहा बेटा। तो प्रेशर जब कम नहीं हो रहा तो देयर विल बी सब्सिडेंस। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? सब्सिडेंस। सब्सिडेंस का मतलब क्या होता है कि ज़मीन का धंसना। ठीक है, सब्सिडेंस इंग्लिश वाले बच्चे सब्सिडेंस, दूसरा हिंदी में क्या लिखेंगे? ज़मीन का धंसना। अगर आप ओवर यूज़ करेंगे वाटर का तो देयर इज़ विल बी सब्सिडेंस। ठीक है, क्योंकि पानी क्या होगा, ज़मीन का ये वाला पानी तो क्या होगा, सूख जाएगा। जब ये वाला पानी सूख जाएगा तो ये जो बीच वाला पानी ये दिख रहा है आपको सूख जाएगा, तो इस पानी के सूखने से क्या होगा, जब ये पानी नहीं होगा तो ये वाली जो वाटर जो मतलब ज़मीन है ये नीचे की तरफ खिसकेगी। ये पानी है ही नहीं यहाँ, इसकी जगह क्या ले लेगी? हवा ले लेगी। हवा ले लेगी तो आप देखो ये पानी क्या होगा, ये जो ज़मीन होगी उसके ऊपर देखो हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। जो पॉपुलेशन हमारी सन 2000 में थी 2021 में उससे ज़्यादा ही है ना, कम तो नहीं हुई ना। तो पानी का यूज़ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, हमारी फूड रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो बेटा हमारा पानी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ ही रहा है ना। तो वाटर का रिक्वायरमेंट जब हमारा बढ़ेगा और हमारी ज़मीन पे प्रेशर बढ़ेंगे, घर बढ़ रहे हैं और बन रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी ज़मीन धंसने लग जाएगी, अंदर की तरफ धंसेगी, और उसमें बहुत सारे कंसिक्वेंसेस ये होंगे। दूसरा, वाटर टेबल जो है वो मतलब कम होगी, तो उसमें पोल्यूटेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो आप ये देखो ना कि अगर आप चाशनी बना रहे हो, एक तो आप 1 लीटर पानी में चीनी मिला रहे हो और एक आप पाइया पानी में चीनी मिला रहे हो, चीनी तो उतनी है, पोल्यूटेंट का लेवल तो बढ़ रहा है, बट क्या हो रहा है, पानी कम हो गया, तो उसकी वजह से हमारा पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो उस पानी को यूज़ करेंगे तो हमारी एग्रीकल्चर जो हमारी फसलें हैं वो भी ख़राब होंगी और हमारा वो भी ख़राब होगा, तो दोनों तरीके से इफेक्ट होगा। और हमारी दूसरी जो स्लाइड है इसमें देखो, रेन वाटर हमारा नेक्स्ट रिसोर्स है। रेन वाटर में क्या होता है, देखो आप देखो ऊपर से क्लाउड्स आर गिविंग द वाटर। तो क्लाउड से जो वाटर आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जा रहा है। अब इसके अंदर आप इजीली देख सकते हो, व्हेन यू आर लुकिंग टू द स्लाइड यू कैन सी वन इज़ द एरिया जिस बीच में सेंटर में है, यहाँ पर आपको पानी दिखाई दे रहा है। तो इस पानी के अंदर आपको क्या दिखा रहा है, एल्गी भी है, प्लांट्स भी है।
दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाटर कहाँ जा रहा है, नीचे ज़मीन के अंदर जा रहा है, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में जा रहा है। ठीक है। तीसरा आपका जो ये क्या है, मैरीकल्चर। मैरीकल्चर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम फिशेस को ग्रो करते हैं। ठीक है, पिस्सीकल्चर को मैरीकल्चर भी बोलते हैं बेटा। फिर है उसके बाद हमारा कमर्शियल एरिया फर्टिलाइजेशन। तो ये सब जगह हमारा पानी का यूज़ होता है, प्लांट्स लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, फॉडर लेते हैं। तो ये फ्रेश वाटर का हमारा मेजर सोर्स क्या है बेटा, रेन वाटर। फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है, रेन वाटर से मिलता है। बट हमारी हर जगह जो रेनफॉल है वो अलग अलग लेवल की होती है। ठीक है ना। तो यू विल फाइंड कि किसी जगह पर 20 mm है, कहीं पे 50 mm है, कहीं 100 mm ऑफ HG में रेन वाटर हमारा हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्या शो कर रही है बेटा, यूजेस ऑफ वाटर, यानी कि जल के जो हमारे यूज़ हैं वो क्या 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 हैं। ये आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी मैं छोटे छोटे फॉर्म में बता देती हूँ। ठीक है। एक तो हमारा हाउस होल्ड यानी डोमेस्टिक यूज़ है, जो हमारा घर के अंदर यूज़ करते हैं कि क्या क्या हमारे पानी के यूज़ हैं। जैसे आपने कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, एक रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ की सफाई के लिए, नहाने के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी आप वाटर को यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंडस्ट्रियल। हर इंडस्ट्री के अंदर वाटर का यूज़ है बेटा। हर इंडस्ट्री में क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, कारखानों के लिए, यानी कि हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे उद्योगों के लिए जो जल की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल के लिए। अगर आपने कोई भी मतलब इवन सीरियल्स की पिसाई भी करनी है ना अगर हमने, देन वी ऑल्सो रिक्वायर वाटर। तो ईच एंड एवरी रिक्रेशनल एक्टिविटी, आज आप जा देखते हो कि अब फन पार्क्स बने हुए हैं या डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डिफरेंट पार्क्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी रिक्रेशन के लिए क्या होता है, वाटर पार्क्स होते हैं। तो वाटर पार्क्स में जल की ज़रूरत है। या आप फिशिंग के लिए जा रहे हो, अदर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हो, आप नियर द कहाँ जाते हो, रिवर जाते हो या पॉन्ड जाते हो, लेक्स में जाते हो, तो वो भी। एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एरिया वेयर द वाटर इज़ यूज। हम कृषि के बिना पानी के तो हम कृषि सोच ही नहीं सकते ना बेटा, तो बिना उसके भी हम नहीं सोच सकते। तो दिस इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द यूज़ ऑफ वाटर। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर देखें, इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखना, ये कई बार हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पानी का, यानी कि जल का क्या क्या हमारा वितरण है भूमि के अंदर और बाहर। तो जो फ्रेश वाटर है 3% मैंने बताया था, 97% क्या होता है, देखो ग्रीन वाला ये हमारा क्या है, ब्रैकिश वाटर, यानी कि सलाइन, यानी जो पानी है वो क्या है, खराब पानी है, ओशंस में है, जो जिसको हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते बेटा। ठीक है। उसके बाद उसका 3% जो पार्ट है वो फ्रेश वाटर है, पर 3 में से भी 2% पार्ट कहाँ आ गया, देखो नीचे ध्यान देखो, एरो दिख रहा है 3% से नीचे की तरफ, जिसमें क्या दिखा रहा है कि 2% किस में जा रहा है, यहाँ पे ग्लेशियर्स में जा रहा है या आइस कैप्स में जा रहा है। इन 2% यानी 68.7% के अंदर, और उसका 30.1% किस में है, ज़मीन के अंदर, ग्राउंड वाटर में है। ठीक है। तो ज़मीन के अंदर पानी जो है वो 30.1 है, और सिर्फ 0.9% वाटर जो है वो कहाँ है, अन्य में आता है, जिसके अंदर से सरफेस वाटर है जो हमें दिखाई दे रहा है नदी में, तालाब में, पौंड में, वो सिर्फ क्या है, 0.3%। और अब उस 0.3% को देखो ब्लू में, जो हमें दिखता है ब्लू ब्लू दिख रही है ना अर्थ, वो 0.3% में आती है सिर्फ। ठीक है ना, दैट इज़ ओनली 0.3%। उसके अंदर आपका 87% तो लेक्स में है बेटा, जो लेक्स होती हैं, फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं जो पानी की वजह से, 2% रिवर्स में है, और 11% जो पोन्ड्स होते हैं या जो स्वाम्स होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, उनके अंदर ये 11% है सिर्फ। क्लियर। नेक्स्ट आपका है, इनका यूज़ के ऊपर है। देखो हाउस होल्ड में मैंने बताया था, डिशेस को वॉश करने में, कार वॉश करने में, वाटरिंग प्लांट्स में, फायर को क्लीन करने में, वाटर को, एनिमल्स को वाटर देने में, या हमारे ड्रिंकिंग पर्पज़ 6 to 7 लीटर पानी हमें भी पीना चाहिए ना बेटा, तो वो भी एक वन ऑफ द यूज़ हो गया। वाटरिंग द ग्रास या वाटर वॉशिंग द कार, या जो भी हमारे डोमेस्टिक यूजेस हैं घर में, या जो क्लीनिंग के अंदर सरफेस क्लीनिंग में। देन पर्सनल यूज़ क्या क्या हो सकता है, टीथ करते हैं, मैं वो अभी आपको बता रही थी, ब्रश के लिए, ब्रशिंग के लिए, शावर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, बाथरूम में, पूल के लिए जाते हो, घूमने जाते हो तब उसके लिए। रिक्रेशन एक्टिविटी में आता है पूल में जाना, बीच पे जाना, है ना, या फिर हेल्थ के लिए माउंटेन्स में जाना, फिशिंग करने जाना, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, इस स्लाइड को। उसके बाद हमारे को वाटर को कंजर्व करना है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारी ज़िंदगी आगे की तरफ नहीं बढ़ सकती। तो हमारे को अपना पानी यूज़ कम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हमें पहले बर्तनों को इकट्ठा करके धो लेना चाहिए, ताकि मतलब सर्फ का पानी से, ताकि बाद में कम लगे। उसके बाद हमें टर्न ऑफ रखनी चाहिए अपनी टैप्स को ब्रश करते वक्त, ताकि
हम डब्बे में लेके पानी को यूज़ करें। अगर हम 4 और 5 एनी की पर्सन्स की फैमिली हैं तो टॉयलेट्स के लीक्स नहीं होने चाहिए, उनके फक्स नहीं होने चाहिए, तो हमें मतलब ज़्यादा बाल्टी का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ शावर। ठीक है, शावर्स की बजाय 1 या 2 बात कम, मतलब ये नहीं है कि रेगुलर वो नहीं करने चाहिए डेज़ के अंदर। वॉशिंग कल या क्लीनिंग जो है वो 1-2 दिन छोड़ के करनी चाहिए। या जो आपका बकेट का पानी है जो वॉशिंग या क्लीनिंग का है उसी से हमें क्या गार्डनिंग एक्टिविटी करनी चाहिए, उसी से वाटरिंग करनी चाहिए। पूल्स को क्लियर करना चाहिए तो उसका पानी को यूटिलाइज़ करना चाहिए, नहीं कि इंस्टेड हम उसको सीधा डोमेस्टिक उसमें सीवेज में डाल दें। नोज़ल्स वगैरह को हमने देखना चाहिए कि उनमें कहीं लीक्स ना हो। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर दिखा रखा है कि किस तरीके से हम पानी भर देते हैं पूरा उसके अंदर, लैंड के अंदर, तो उसकी वजह से 50 to 35% जो पानी है वो ख़राब हो जाता है। 35% पानी को ख़राब करना यानी कि हमने एग्रीकल्चर जो अच्छे से नहीं किया है, अनसस्टेनेबल है कि पानी का भी यूज़ नहीं हुआ और उसकी वजह से पानी के जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड होता है, जो हमारी वो होती क्रॉप्स होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो उसका क्या तरीका हो सकता है? इस तरीके से हम करें, पाइप्स लगा दें ताकि सिर्फ जो उसकी जड़ें हैं, जो पौधों की जड़ें हैं, सिर्फ उसमें पानी जाए और बाकी जगह पे पानी हमारा न जाए। तो एक तरह की मॉडर्न हमारी इरिगेशन मेथड है जिसको हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, आजकल यूज़ करते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ करें ताकि उसकी वजह से जो वाटरिंग है परफेक्ट हो जाए और कम पानी में ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सके। तो वो 15 to 35% हम लॉस को बचा सकें। या हम जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज़ में हम रीयूज़ करें पानी को, बारी बारी हम वहाँ पर अलग अलग तरह के वहाँ पर बेटा वो बनाए जाते हैं, एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाते हैं। तो अगर आपका 1000 लीटर पानी यूजेज है डेली का, तो आप वही 1000 लीटर पानी 30 दिन तक आपने यूज़ करना है। ये इंडस्ट्रीज़ को बोला जाता है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को वाटर के लिए 15% वाटर ही मिलता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि उसी पानी को बारी बारी रीयूज़ करते हैं बाय ट्रीटिंग दैट वाटर अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये अलग अलग गुड एंड बैड यूजेस हैं। ये वही इसी तरह के हैं जो मैंने आपको बताए थे कि शावर लेते वक्त या ब्रशिंग टीथ के समय या डिश वॉशर के टाइम पे किस तरीके से हम अपने वाटर को कंजर्व करना है। मतलब ये हमारे हाथों में है कि हम उस वाटर को जो 0.3% ओनली है अर्थ के ऊपर, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें, उसके यूज़ को किस तरीके से। हमें डेली नहीं क्लीन करना, कुछ टाइम हम वो कर सकते हैं। ये फ्लशिंग नहीं करनी, जो मिडल आपकी स्लाइड है ये क्या है ये, क्योंकि एक बार फ्लश करने से हम कितना 80 लीटर तक पानी जो है वो वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हमारी फैमिली में 4 मेंबर हैं तो हम 320 लीटर पानी ख़त्म कर रहे हैं। कार वॉश है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा वाटर हम वेस्ट कर देते हैं। बाथिंग करने के टाइम पे हम 1/5 वाटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम शावर करें, हम हफ्ते में वीक में एक बार शावर कर सकते हैं। अननेसेसरीली हमें वाटर को यूज़ नहीं करना, बकेट्स को यूज़ करना है, गार्बेज कैन को यूज़ नहीं करना। और टॉयलेट में भी हम पेपर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्री में अब वाटर के लिए वहाँ पर पेपर यूज़ किया जाता है। तो इंडिया के अंदर भी ये इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि हम लेस वाटर को यूटिलाइज़ कर सकें। हॉट वाटर जो यूटिलाइज़ करें ताकि इसका उससे भी वाटर जो है वो मिनिमाइज़ होता है, उसका यूज़ मिनिमाइज़ होता है। देन प्रपोजल्स, कुछ प्रपोजल्स हैं बेटा कि कैसे पानी को कंजर्व कर सकें, बचाएं अर्थ के अंदर पानी की कमी करने के लिए। तो ये बात मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ये दूसरी स्लाइड है, लास्ट स्लाइड देखो। अगर पानी कम होता जाएगा तो मछलियाँ मर जाएंगी, हमारे जानवर मर जाएंगे जो फ्रेश वाटर पर डिपेंडेंट है। तो पानी को हमें आज ही कंजर्व करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए हमें क्या करने चाहिए, हमें घरों में क्या करनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेस को यूटिलाइज़ करना चाहिए, फ्लड्स के लिए डैम्स बनाने चाहिए। इस तरीके की एक्टिविटीज़ के नाल्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी सी बात पे मैं आपको ये बात कहना चाह रही हूँ कि पानी को हमें कंजर्व करना है। तो अब उस कंजर्वेशन से ये आगे बात आती है कि क्या क्या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं। बेटा इंडिया में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं पानी की कमी की वजह से, हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। तो इंटर स्टेट का मतलब क्या, जैसे हरियाणा पंजाब में वाटर डिस्प्यूट है, SYL बोलते हैं उसको, सतलुज यमुना लिंक डिस्प्यूट। उसी तरीके से वाटर डिस्प्यूट है हमारा कृष्णा कावेरी नदी के ऊपर। तो क्या है कि एक स्टेट में एक नदी तो है नहीं, बहुत सारी नदियाँ, या एक नदी बहुत सारी स्टेट्स में से जा रही है। तो इंटर डिपेंडेंस की वजह से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट बना 1956 में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 3 के अंडर एक वो बनाया कि पानी को हमें कैसे करना है। तो जो जो स्टेट इसमें आती है वो इस एक्ट के थ्रू पानी के डिस्प्यूट को रोकती है। तो ये देखो हमने कुछ रिवर्स बनाई हैं, देखी हैं। कृष्णा नदी 3 स्टेट्स में जाती है, महाराष्ट्र,
कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। और अप्रैल 69 में ट्रिब्यूनल बना था जिसमें ये पानी को सेव करने का ये किया गया था। दूसरा है बेटा गोदावरी नदी, ये 5 स्टेट्स में से निकल रही है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इसमें भी सेम अप्रैल 1969 में ये ट्रिब्यूनल बना था कि वाटर को कैसे वो करें। तो कि एक नदी जो है वो इतनी स्टेट से जा रही है, कुछ अपस्ट्रीम है कुछ डाउन स्ट्रीम है, तो जिसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है कि हम मतलब वाटर डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं। देन नर्मदा नदी जो आपको वन ऑफ द फेमस नदी है बेटा साउथ में, उसके अंदर भी राजस्थान में जा रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है, गुजरात में जा रही है, महाराष्ट्र में जा रही है ये। तो इसके अंदर अक्टूबर 1969 में ट्रिब्यूनल बना। कावेरी डिस्प्यूट बहुत फेमस डिस्प्यूट है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में होता है बेटा, और कुछ यूनियन टेरिटरी का पार्ट आता है पौंडीचेरी, उसमें भी ये डिस्प्यूट आ रहा है, जिसमें ट्रिब्यूनल तो 1990 में बन गया था पर उसका अवार्ड अभी 2013 में ही हुआ है, फरवरी के अंदर। कृष्णा नदी की वाटर पे डिस्प्यूट है, तो वो डिस्प्यूट दोबारा से शुरू हुआ फिर अप्रैल 2004 में, और फिर दोबारा से 2010 में, ये अभी तक पेंडिंग है इसका डिस्प्यूट। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे डिस्प्यूट्स है रिवर के ऊपर, और हम इसको कैसे करें। तो वाटर पे डिस्प्यूट क्यों है, क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, और इसके अंदर वाटर की स्कैरसिटी को कंट्रोल करने के लिए 246 जो है शेड्यूल बनाया गया, जिसमें जो वाटर है वो ना तो यूनियन लिस्ट में आता है ना हमारे स्टेट लिस्ट में आता है, ये कंकरेंट लिस्ट। अब देखो कुछ अधिकार तो हमारे सरकार ने गवर्नमेंट को दे रखे हैं, जो केंद्र गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, और कुछ देर के स्टेट गवर्नमेंट को। तो जो कंकरेंट लिस्ट होती है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है पानी, वाटर एज ए 17th इज इन द स्टेट लिस्ट, जिसमें पानी की एग्रीकल्चर और सब जो है वो स्टोरेज एक स्टेट का मैटर होगा, कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। तो जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं करेगी, या कोई भी गवर्नमेंट होगी जो सेंटर में होगी वो कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। तो इसीलिए हरियाणा पंजाब में डिस्प्यूट है, हरियाणा के अंदर कोई और सरकार है, पंजाब में कोई और सरकार है, तो वो दिक्कत करती है। उनकी वजह से पानी जो है वो, जो यमुना का पानी है, जो सतलुज का पानी है, वो हमारे उसमें नहीं आ रहा। हरियाणा के पास जो हमारा वेस्ट हरियाणा है वो उसमें पास पानी ही नहीं है, और हमारे हरियाणा में तो कोई नदी भी नहीं है। पंजाब का नाम क्या बना था, 5 नदियों से बना था पंजाब, तो वहाँ तो नदियाँ हैं 2, तो वो हमारे इंडिया में आ गई, और 3 नदियाँ कहाँ चली गई, पाकिस्तान में। वो मैं आगे बताऊँगी, इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट है जो वाटर डिस्प्यूट है। अब 56 यूनियन लिस्ट में आया कि पानी को भैया यूनियन मैटर बनाया जाए, पर नहीं हुआ। फिर आर्टिकल 262 में आया कि भी पानी के ऊपर कुछ करें, क्योंकि पानी में अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता है, कोई भी स्टेट जो होती है वो जाके अपने बात कह सकती है उस ट्रिब्यूनल 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कृष्णा डिस्प्यूट के ऊपर आ रहा है कि कृष्णा जो डिस्प्यूट है वो गंगा और गोदावरी नदी जो है की बात, तीसरी नदी है कृष्णा, सबसे बड़ी नदी। अगर आपसे कोई पूछे सबसे पहली कौन से, गंगा, फिर गोदावरी और तीसरी कृष्णा। ये महाराष्ट्र वगैरह 5 स्टेट्स में बहती है। तो इसमें भी 1892 में मैसूर में जो राजा होते थे उन्होंने बोला कि भी ये पानी हम रखेंगे, कर्नाटका में रखा जाएगा यानी, बट अब ये कर्नाटका से बाहर जा चुका है। तो इस तरीके से ये कृष्णा नदी दिख रही है आपको, कृष्णा नदी का पानी इन एरियाज़ में जा रहा है जहाँ जहाँ ब्लू ब्लू पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब नदी के पॉइंट्स हैं, कृष्णा का बेसिन एरिया है बेटा। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में जाती है, और सेंट्रली ये 1969 में डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व करने के लिए RS भट्टाचार्य नाम के जो जस्टिस थे, जो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग आज भी मामला ये पेंडिंग है। अल्मेटी डैम डिस्प्यूट है, ये भी कृष्णा नदी के ऊपर है, जिसमें अल्मेटी डैम की जो हाइट है, डैम बनाया गया बेटा कृष्णा नदी के ऊपर। तो कृष्णा नदी जो है वो क्या कर रही है, उसमें मतलब उस पर कंट्रोल करने के लिए डैम को, अल्मेटी डैम की हाइट को बढ़ाने के ऊपर फिर डिस्प्यूट होगा कि भाई 519 मीटर से 524 बना रहे थे, तो इस पर फिर डिस्प्यूट आ गया। तो इस तरीके से पानी के ऊपर डिस्प्यूट इंडिया और पाकिस्तान में भी है, जो आतंकवाद के पीछे छुप जाता है, टेररिज्म के पीछे छुप जाता है। 1947 में जो हमारी आज़ादी मिली थी हमें इंडिया को पाकिस्तान से, उस समय इंडिया के पास 2 रिवर्स गई, जो हमारा इंडो पाक वाटर ट्रीटी थी, और 1948 में एक डोमिनोज पार्टीशन के तहत इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी मई 4 1948 को, जिसके अकॉर्डिंग सफिशेंट वाटर सप्लाईज जो हैं वो पाकिस्तान को देने के लिए 3 नदियां वहाँ दी गई, जिसमें इंडस नदी है, और इंडस है, तो मतलब सतलुज और यमुना जो थी ना, इंडस, ये तो हमारे इंडिया में आ गई। बाकी जो
चनाब, बेताल और वो नदियाँ थी वो कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई। तो पाकिस्तान में झेलम, चनाब और रावी है, और हमारे इंडिया में ब्यास और सतलुज 2 नदियाँ हैं। तो ये 2800 मील तक जाती हैं, और इनकी वजह से मलेरकोटला पाकिस्तान में पानी होता हुआ कराची में जाता है बेटा। तो ये इरीगेशन के लिए और इन चीज़ों के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। तो पंजाब में, इंडिया के अंदर भी, और जो पाकिस्तान में पंजाब है उसमें भी ये पानी जाता है। तो मोस्ट ऑफ द अपर एरियाज ऑफ द इंडस बेसिन जो है वो हमारे इंडिया में आते हैं। तो ये इंडिया से पानी जो है वो वहाँ जा रहा है। उस समय ये कहा गया कि गलत बंटवारा हो गया 1947 में। जो टेबल बनाई गई उन्होंने ज़्यादातर पाकिस्तान को पानी दे दिया। जो पाकिस्तान, वेस्ट पंजाब और पाकिस्तान और ईस्ट पंजाब वो इंडिया में पानी देना था, उसकी शेयरिंग कहते हैं सही नहीं हुई, ब्रिटिश लोगों ने गड़बड़ कर दी, तो उसकी वजह से डिस्प्यूट है। फिर एक किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये क्या होता है बेटा, जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक का नाम आ जाता है उसका मतलब है डैम, यानी कि पानी, यानी उस नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो मीन्स पानी, इलेक्ट्रिक मीन्स बिजली, यानी कि पन बिजली उसके ऊपर प्लांट लगाया गया। तो उसका नाम रखा गया किशन गंगा। किशन गंगा मतलब एक नाम रख दिया, जैसे कि सतलुज यमुना कर देते हैं, या अगर आपने देखा होगा भाखड़ा नंगल डैम है तो डैम का नाम रख देते हैं। तो पावर प्लांट है, यानी कि उसमें पन बिजली बनाई जाती है, पानी को इकट्ठा कर कर एक जगह से नीचे गिराते हैं। तो उससे फिर उसके नीचे क्या होते हैं बेटा, बड़े बड़े क्या लगे होते हैं, आपके रोटेटर्स लगे होते हैं, टरबाइन लगे होते हैं। उनसे क्या होता है, पानी गिरता है तो उसमें नदी बनती है, जो मूवमेंट होती है ना मशीन की। तो उससे पावर प्लांट से झेलम नदी के ऊपर, रिवर बेसिन के ऊपर बहुत सारी नदी पे से पानी बना रहे हैं, मतलब बिजली बना रहे हैं। तो ये जम्मू से 5 किलोमीटर दूर कश्मीर में इंस्टॉल्ड है, और ये 330 मेगावाट की बिजली यहाँ बनाई जाती है। 2007 में ये बनाया था, और अब ये 2016 में कंप्लीट हो गया है। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई भी हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम होगा या कुछ होगा, तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट्स। कहीं भी वर्ड आ जाए ना, इम्पैक्ट का मतलब है उसका कि उसके बुरे प्रभाव होंगे, ठीक है ना। बुरे प्रभाव कैसे हो सकते हैं कि जैसे नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो किशन गंगा का पानी वहाँ से नीचे जा रहा है। तो जब नीचे जाता है तो वहाँ बाढ़ आ सकती है, 10% पानी डाइवर्ट करना पड़ता है, तो वो जगह खाली करनी पड़ती है, और वहाँ पर उस एरिया के अंदर बाढ़ आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फ्लोरा फोना होती है ख़त्म हो जाती है। तो उसका डिज़ाइन इस तरीके से बनाया जाता है ताकि कम से कम पानी जो है वो हमारा वेस्ट हो, और वो पानी बाद में नदी की तरह इकट्ठा हो जाए। अभी मैं आपको बता रही थी ना कि इंडस वाटर ट्रीटी हो रही थी बेटा। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान की मतलब जान है। अगर पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिला होता ना 4 मई 1948 में जो ये एग्रीमेंट हुआ था इंडो पाक ट्रीटी का, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और आज हम बारी बारी ये कहते हैं कि हमें पानी देना चाहिए। तो इस ट्रीटी में क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना, इंडस, झेलम और चेनाब ये तो चली गई पाकिस्तान के पास, और इंडिया के पास सिर्फ 2 ही रह गई। रावी ब्यास में एक ही रिवर है, मतलब ब्यास और सतलुज, 2 रिवर हमारे पास रह गई, जिसका पानी आज भी हमें बहुत कम मिलता है। तो ये भी एक डिस्प्यूट है हमारे इंडिया के अंदर कि हमें पानी कम मिल रहा है। लाहौर में ये हमने बात की भी थी, कश्मीर की नेगोशिएशंस के बीच में ये मामला फंस जाता है। तो इस तरीके से ये आप देखो, पाकिस्तान और इसके बीच में जो ब्लू लाइन है ना, ये जो आ रही है, देखो इंडस दिख रही है ये आपको, इंडस, ये वाली लाइन देखो, ये वाला इंडस है बेटा। ये नदी हमारे इंडिया से गई है, देखो ये जा रही है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से ये जो नदी है ये देखो ये जा रही है। फिर ये एक बार ध्यान दो, ये चेनाब जा रहा है यहाँ पे, चेनाब, चेनाब इसको मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें, देखो चेनाब दिख रही है अब तुम्हें, ये देखो ये जा रही है, ये हमारा इंडिया है। यहाँ से ये नदी बह के चेनाब जा रही है। ये रावी है नीचे की तरफ, ये हमारी मंगला है। ये वाली रिवर जो है ये नीलम झेलम है, ये झेलम, दिस इज कॉल्ड एज झेलम रिवर, दिस इज झेलम, ठीक है, एंड दिस इज इंडस। ये किशन गंगा डैम है बेटा, जो मैं आपको बता रही थी पाकिस्तान में, और ये बगलिया डैम है। ये पाकिस्तान ने सारे पानी को रोक लिया है ये डैम बनाकर, और हमारे देश का पानी उधर इकट्ठा हो गया। उन लोगों के पास तो पानी की कमी नहीं, और हमारे यहाँ पर पंजाब में एक पार्ट पे पानी की बहुत कीमत हो गई है। तो डैम क्या होते हैं बेटा, डैम मैंने आपको बताया था कि पानी को रोक के क्या करते हैं, वो पन बिजली बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो पानी का डैम का पर्पस तो ये क्या था, रिक्वायरमेंट तो क्या थी कि क्यों बना रहे हैं हम डैम, तो डैम इसलिए बना रहे थे कि पानी का हमें सब जगह मिले, जहाँ पर पानी आज तक पहुँचा नहीं था उस जगह तक पानी पहुँच जाए, इरीगेशन की फैसिलिटीज़ हो जाए, हमें सिंचाई करने के लिए पानी उपलब्ध हो जाए, क्योंकि पहले पानी हम कहाँ से निकालते हैं, ज़मीन से निकालते हैं। दूसरा, फ्लड कंट्रोल हो जाए, फ्लड मतलब बारिश को हम कंट्रोल करना सीख जाएं, क्योंकि ज़मीन के अंदर पानी जो है वो तो
मतलब फ्लड्स जो आ रही है, बाढ़ का पानी होगा वो कहाँ चला जाएगा, सीधा डैम में चला जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाते हैं हम ताकि बिजली बना दें। नेविगेशन में मतलब उसके पीछे झील बन जाती है, उस झील में क्या होता है, लोग अपना जाके मछलियाँ पालन कर सकते हैं या उसमें हाउस बोट डाल सकते हैं, घूमने के रिक्रिएशनल के अदर का एक्टिविटी कर सकते हैं। तो डैम जो है वो मैंने अभी बताया था आपको, सबसे ज़्यादा इरिगेशन का काम होता है डैम का। फिर उसका 17.40% पार्ट जो है वो हम उसको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी कि उससे बिजली लेने का काम करते हैं। 48% से ज़्यादा पार्ट हम इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। 12.70% हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। 10% ही सिर्फ फ्लड कंट्रोल के लिए यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा तो हम यूज़ कर रहे हैं बेटा इरिगेशन के लिए, क्योंकि पानी के इरिगेशन के लिए हमारे पास कम होता है। पार्ट्स ऑफ डैम क्या क्या हो सकते हैं, उसके क्या क्या पार्ट हैं। डैम की एक बॉडी होती है मेन, जो बहुत बड़ा बैरियर बनाते हैं सीमेंट वगैरह से। रिजर्वायर, उसके पीछे एक लेक रखते हैं। फिर उस लेक में पानी को इकट्ठा करके रखते हैं और फिर उसको इकट्ठा करके स्पिलवे बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं लंबा सा, जिससे स्लिप, ताकि पानी जो है वो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू या किसी तरीके से उस पानी को जहाँ से स्टोर कर रखा है वहाँ से वो एकदम से नीचे जाए। फिर उसके बाद उसका मतलब वाटर इनटेक स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ से पानी अंदर आ सके रिजर्वायर के अंदर, अलग अलग पार्ट से इकट्ठा करने के लिए। और फिर स्लूस वे होते हैं। स्लूस वे क्या होते हैं बेटा, जिसमें पानी को मतलब निकालने के लिए बीच बीच में बैराज बनाए जाते हैं। डाइवर्जन्स भी बनाते हैं, जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको निकालने के लिए अलग अलग डाइवर्जन निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से देखो, आप देखो ये पीछे नदी है, एक नदी जा रही है, उस नदी को स्ट्रीम लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ नदी क्या है, ये स्ट्रीम। अब जहाँ ये पानी को इकट्ठा कर रखा है यहाँ पर, इसको यहाँ पे कलेक्ट किया, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, रिजर्वायर बोल रहे हैं। स्पिलवे, जहाँ से ये देखो छोटी सी एक लाइन है जहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। और ये जो कंक्रीट की बॉडी बनाई है इसको बोलते हैं हम डैम बॉडी। और वो पानी धीरे धीरे जब नीचे जाता है तो यहाँ पे टरबाइन होते हैं। टरबाइन से क्या बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, बिजली पैदा होती है ना, बिजली हमें मिलती है। और आखिरी हमारा क्या है, डाउन स्ट्रीम, यानी यहाँ से जो पानी है वो कहाँ जा रहा है, दूसरी जगह पे जा रहा है। तो यहाँ पे पानी को हमने रोक लिया, रिजर्वायर बना के रोक लिया, स्पिलवे से उसको नीचे भेज रहे हैं और डैम बॉडी से हम इसको आ रहे हैं। तो ये एक्चुअल एरियल पिक्चर है बेटा, एरियल फोटोग्राफ है, जिससे आपको पता लगता है। आप ऐसे कहीं जाओगे डैम देखने में तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, बट अगर आप ऐसे देख रहे हो तो आपको पता लगेगा कि डैम क्या चीज़ होती है। तो डैम बहुत बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जितना बड़ा डैम उतनी बड़ी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उतनी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, उतना पानी इकट्ठा करना पड़ेगा, उतनी कैपेसिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, लार्जर देन 1 मिलियन मीट्रिक क्यूब, और उसके चेस्ट ज़्यादा होगी, उससे फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी। ज़्यादा हाई डैम के अंदर हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 100 मीटर से ज़्यादा होती है, मीडियम में 50 से 100 होती है, और लो डैम में 50 से भी कम होती है। अब डिफरेंट टाइप्स के डैम हो सकते हैं, अलग अलग तरह की। आपको इसकी पिक्चर अभी दिखाऊंगी मैं। ग्रेविटी डैम्स, आर्क डैम्स, ब्रेटर्स डैम, एम्बरकर डैम और कंपोजिट डैम। तो ये ग्रेविटी डैम होता है जिसमें पानी अपने आप नीचे गिरेगा, इसमें कोई हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ नीचे क्या रखने हैं, हमें नीचे एक बैराज लगाना है जिसमें अपने आप पानी उस पर डले, टरबाइन पे टरबाइन मूव करें, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी डैम। ठीक है, तो ये जल्दी से हम बना सकते हैं। तो जो भाखड़ा नंगल डैम है वो ग्रेविटी डैम का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये देखो भाखड़ नंगल डैम की पिक्चर है, एक्चुअल पिक्चर है। इस तरीके से एक स्लोप बना रखा है, स्लोप से, ये बिलासपुर में है ये बेटा। लेंथ इसकी 1700 फीट है ऊपर से, और 74 फीट की हाइट है, 741 फीट की। तो इस तरीके से वो नीचे जा रहा है। एशिया का बहुत बड़ा हमारा डैम है। 40% मैंने अभी बताया आपको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, बाकी इसके अंदर हम इरीगेशन के लिए और बिजली बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब डैम के डिसएडवांटेज क्या हैं भाई, कोई मेरे को बड़े डैम्स के बड़े डिसएडवांटेज हैं। फ्लड्स आ सकती हैं, इकोनॉमिकल नहीं है, टाइम ज़्यादा लगता है, कल्चर मतलब वहाँ का कल्चर ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे फ्लड्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डाउन स्ट्रीम में फॉरेस्ट का लॉस हो जाता है, वहाँ पर एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं, उनका हैबिटेट का लॉस हो जाता है। हैबिटेट क्या होता है बेटा, घर, जानवरों का घर ख़त्म हो जाएगा, पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, उनका शरण हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। वहाँ पे जो कैचमेंट एरियाज़ हैं, जो फिशेज़ हैं, उनको वो मरने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से रिवर की फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, रिवर ख़त्म होती जाएंगी, मतलब जो रिवर का जो बड़ा साइड था वो कम हो जाएगा, फिशिंग नहीं हो सकती। तो वाटरवेज वगैरह जो है वो जो पानी के रास्ते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर।